वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जिन छात्र छात्राओं ने प्राचीन इतिहास विषय वस्तु लिया है और आपकी मिड टर्म की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, अर्थात जो मिड सेमेस्टर होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ चाहे थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ, हर एक सेमेस्टर में आपको मिड परीक्षा देनी होती। मिड माने होता है एक प्रकार से मध्यांतर, यानी कि जैसे 6 महीने का सेमेस्टर होता है तो उसके बीच में तीसरे महीने पर मिड परीक्षाएं होती है। आंतरिक मूल्यांकन यानी आपके कॉलेज में ही संपन्न होती है। तो आपको उसको कैसे देना है और उसमें कैसे प्रश्न आते हैं और किन टॉपिक्स से आते हैं, तो आपको बता दूंगा कि एंसेंट हिस्ट्री का जो टॉपिक्स होंगे, बस इन 5 टॉपिक्स को आप उनमें से तैयार कर लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, यानी कि जो भी कुछ यूनिवर्सिटी जैसी जहां पर कोड में चलता है, जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर कोड में चलते हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी यूनिवर्सिटी जो है सभी के लिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनमें दोनों पेपर को एक ही में समाहित करके पेपर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय। तो इन सभी विश्वविद्यालय में क्या होता है, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, इसमें क्या होता है कि एक ही पेपर में होता है, उसमें सारी सिलेबस को समाहित कर देते हैं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं वो 2 पेपर करवाते हैं, और 2 पेपर वो जो करवाते हैं वो खास करके मतलब एक पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एक प्राचीन भारतीय संस्कृतियां हो जाएंगी एक पेपर में, और दूसरे पेपर में हो जाएंगी जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं वो। और जो एक ही प्रश्न पत्र में जिस यूनिवर्सिटी में रहता है उसमें आप देखिएगा भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं एक ही कॉलम में पढ़ लेना होता है, लेकिन खंड 1 और खंड 2 उसमें भी दिया होता है। तो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको बस इतने चीज़ तैयार कर लेनी, ज़्यादा खंड वंड में आपको पढ़ना नहीं है। तो पेपर 1 पेपर 2 चाहे जो भी हो आपका, अभी वीडियो में सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। उन टॉपिक्स पर आप फोकस कर लीजिएगा, बस एग्जाम्स आपका हो जाएगा बड़े आसानी से, आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे अपने मिड परीक्षा में। ओके, चलें थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो एंसेंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए, यानी कि जो अभी स्टार्ट है यानी 22 में होगी, लेकिन ये 23 वाला सेशन है, यानी 2022-23 का सेशन। ठीक, तो 22 में चूंकि एक बार पेपर हो चुका है इसलिए मैंने 22 नहीं लिखा है, चूंकि उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई मॉडल पेपर। तो 22 वाले जो मॉडल पेपर हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने जानकारी दी है। वो खास करके इस चैप्टर से मैंने तमाम प्रकार के वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं उनको लेकर के, तो आप जरूर देखेंगे। मिड सेमेस्टर एग्जाम, देखिए पहला टॉपिक आपका है प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्रोत। सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है। ठीक, सबसे पहले आपको खंड आ वाले पेपर जो होगा आपका, यानी कि जो पेपर 1 होगा पेपर 2 जो होगा, ये उसमें ये चीज़ें पढ़नी है हमको। ठीक है, यहीं से सब फंस जाएगा पेपर 1 में ये चीज़ें। तो देखते हैं पेपर 1 में हमको क्या पढ़ना है। पेपर 1 में प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्रोत हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना भाई? प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्रोत। जैसे कि अब स्रोत कई प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमको कुछ जो है पूरा लेख विधाएँ मिली हैं, कुछ हमको मुद्राएं मिली, कुछ स्मारक मिले प्राचीन काल के, कुछ अवशेष मिले, कुछ मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ मूर्तियां हमको प्राप्त हुई, कुछ चित्रकारी दिखाई पड़ी। ठीक, तमाम सारे सिक्के हमको मिले। तो ये सब क्या हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे जो चीज़ें हमको मिली, जैसे अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, मुद्राएं हो गई और तमाम प्रकार के और साक्ष्य होते पुरातात्विक स्रोत, तो उनके माध्यम से हम पता लगा पाते हैं खुदाई करके कि ये वस्तुएं कब कितने साल पुरानी हैं। कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाते हैं कितनी वर्ष पुरानी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उसके बाद में फिर हम को ये पता चल जाता है कि हाँ ये वस्तु कितने साल पुरानी है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ उस समय काल में ऐसी वस्तुएं रही होंगी, यानी ये इतिहास इतने समय काल का है। यानी कि डाटा जो इतिहास का जो सबसे मुख्य पहलू माना जाता है, जो एक प्रकार से ईस्वी यानी जो सन होता है आपका, वो हमको पता चल जाता है जब हम क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोत हमको जब मिल जाते हैं, उसकी विशेष तरीके से उन साक्ष्यों पर हम रिसर्च करते हैं उसके बाद में। और दूसरे साक्ष्य होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत, यानी कुछ उस समय काल में जब इतिहास रहा होगा उस समय कुछ पुस्तकें लिखी जा रही होंगी अलग अलग भाषा में, कुछ चीज़ें लिखी जा रही होंगी। चूँकि आप देखिएगा संस्कृत से लेकर के पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, हिंदी हो गई, इन सब में बहुत सारे इतिहास के जो स्रोत हैं वो छिपे पड़े हैं। जैसे जो है साहित्यिक स्रोत में भी 2 प्रकार के आप देखिएगा, 2-3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। जैसे कि एक तो वैदिक साहित्य हो गया, एक सूत्र साहित्य हो गया, एक महाकाव्य युग हो गया। तो उन सभी के बारे में हमको देखना पड़ता है। चूँकि आप देखिएगा वैदिक साहित्य में हमारे जैसे वेद हो गए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको तमाम प्रकार के समाज उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है।
वहीं आप दूसरी तरफ देखिएगा सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इन सभी से हमको उत्तर वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चारों वेदों की सहायता से लगभग अगर हम चर्चा करें विस्तार से तो पढ़ें अगर उसको, तो 900 वर्षों का इतिहास उसमें छिपा हुआ है पूरे के पूरे वेदों में। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो इतिहास है, इस पूरे इतिहास के सामाजिक और राजनीतिक तमाम प्रकार के आर्थिक पहलू भी, उन सभी का अध्ययन आप देखिएगा। उन सभी के अध्ययन को अगर जब हम करते तो हमको वैदिक यानी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, वेदों का हमको सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वेद में ही उस समय के समाज के बारे में, क्योंकि समाज के कई सारे पहलू हैं, राजनीतिक पहलू भी है, आर्थिक पहलू भी है, नैतिक पहलू भी है। उन सभी पहलुओं पर एक प्रकार से उन सभी चीज़ों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देने का प्रयास हमारे वेद करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा और भी तमाम सारे ग्रंथ, आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ रहा होगा, कैसे उनका फैलाव हुआ, कैसे विस्तार हुआ, राजनीतिक संरचना उनकी खास करके सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे था वैदिक लोगों का, धार्मिक दृष्टिकोण उनका कैसा था, संस्कृति के प्रति उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी थी। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हमको पता चलता है। इसके अलावा आप देखिएगा जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में उस समय के समाज का एकदम से चित्र हमारे समक्ष आ जाता है। आर्यों से अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वास आप देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। जो अनार्य होते हैं यानी जो आर्य नहीं होते हैं वो लोग भी आर्यों से प्रभावित होते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हमको वेदों से मिलती है। और उसके बाद में सूत्र साहित्य आता है। सूत्र साहित्य में आप देखते हैं वैदिक साहित्य के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोतों में आता है। सूत्र में आप देखिएगा कई सारे सूत्र लिखे गए। अब खास करके आप देखिएगा वेदांग रचे गए, वेदों को पढ़ने के लिए। वेद चूँकि कठिन भाषा में है, वैदिक संस्कृत में है, तो उसको समझने के लिए, उसको ठीक तरीके से समझने के लिए हमने वेदांगों की रचना करी हम लोगों ने। ठीक, मतलब हम लोगों ने नहीं करी है, मतलब हमारे पूर्वजों ने करी हम लोगों के। ठीक है, तो जो रहे होंगे उस समय के, तो हमारे पूर्वज ही हैं मनुष्य जाति के, तो उन लोगों ने करी। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 अंग बनाए गए वेदों को। उन अंगों को हम वेदांग कहते हैं। जैसे कि उन अंगों में आपको पता होगा, मैंने बोर्ड पर वीडियो बनाया था चैप्टर 1, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि आपका क्या हो गया, शिल्प हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया। इसके अलावा हमने और 2-3 चीज़ें, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र हो गया। ये सब यानी 6 हो गए ना। क्या क्या? शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, और व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। ये 6 जो हैं ये क्या है? ये वेदांग हैं। ठीक है, वैदिक स्वरों का चूंकि शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसके लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। धीरे धीरे करके क्या होता है, तमाम सारे सूत्रों का, तमाम सारे विधियों का, तमाम सारे नियमों का जो है एक प्रकार से लेखक हम मतलब कि लिखे लोगों ने, और वो लेखन हमको प्राप्त हुआ जिसको हम सूत्र कहते हैं, कल्प सूत्र जिसको कहा जाता है। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है स्रोत सूत्र, एक है गृह सूत्र और एक है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र जो होते हैं उसमें यज्ञ से संबंधित जो नियम कायदे उसको बताया जाता है। गृह सूत्रों में आप देखिएगा मनुष्य का जो लौकिक और पारलौकिक कर्तव्य होता है, यानी मनुष्य पृथ्वी पर रह करके क्या क्या कर्म करेगा, उसका पारलौकिक कर्तव्य क्या क्या होगा, यानी कि इस लोक से परे, तो उन सभी कर्तव्यों के बारे में विवेचना की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो तीसरा जो कल्प सूत्र का भाग है जिसको हम धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में, जैसे धार्मिक जीवन कैसा रहेगा, सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य क्या रहेंगे, क्या उत्तरदायित्व होगा मनुष्य का, इसके बारे में उसमें बताने का प्रयास किया गया। तो ये होगा सूत्र साहित्य से हमको ऐतिहासिक जानकारी मिली। इसके अलावा क्या होता है, महाकाव्यकालीन। जब आप महाकाव्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा ब्राह्मण साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य चूँकि महाकाव्य काल जितने महाकाव्य वगैरह लिखे गए अधिकतर आप देखिएगा तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। जैसे कि रामायण हो गया, रामायण वैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। वो लोग कहते हैं कि दलित जाति या फिर वो सब महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, ये सब कौन है? जरूर नहीं कि ये सब ब्राह्मण ही, ब्राह्मण नहीं है। इन लोगों ने अपने कर्म ब्राह्मणों जैसे कर लिए। तो ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण एक प्रकार से धर्म से या कर्म से होते हैं, मतलब कि ये नहीं, इसमें डिबेट करने वाली बात नहीं। इसमें ये है कि जो टैलेंटेड होगा, जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छी जानकारी होगी, वही आगे बढ़ सकेगा, वो लिखेगा। तो ये चीज़ हो रही थी। तो उसमें आप देखिएगा वाल्मीकि जी की रामायण आई, वाल्मीकि जी की रामायण जो है एक प्रकार से महाभारत आई महर्षि वेदव्यास की। ठीक है, इसके अलावा तमाम सारे ब्राह्मण साहित्य आए। वाल्मीकि
आप देखिएगा वाल्मीकि में मूल कथा रचना जो है एक प्रकार से मिलती है हमको रामायण की। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग रिसर्च किया। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि महाकाव्य में पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श आया, जिससे हमको पता चला कि हाँ उस समय का समाज कैसा रहा था, सामाजिक नियम क्या थे, नैतिक मूल्य क्या थे, राजा के क्या क्या कर्तव्य थे, प्रजा क्या 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 क्या- मतलब प्रजा का क्या कर्तव्य था। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हमको पता चली। ठीक, संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में। महाभारत जो है दूसरा प्रमुख महाकाव्य है रामायण के बाद में, जिसकी रचना किसने करी थी? महर्षि वेदव्यास ने करी थी। रचना आप देखिएगा इसका अंतिम रूप से संकलन जो हुआ है गुप्त काल में हुआ है, 400 ईस्वी में प्राप्त हुआ, और मूल कथा ऐतिहासिक है इसकी। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि एक प्रकार से इसका शुरुआती जो नाम था जय संहिता था महाभारत का। इसमें आप देखेंगे भारत वंशों की कथा बताई गई है, जो भारत के महाराजा हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी होने का दर्जा प्राप्त है महाभारत को। तो कुल मिलाकर के महाभारत और रामायण इन सभी से हमको बहुत जानकारी मिली। और बाद में अगर के आप देखिएगा साहित्यिक स्रोतों में और भी चीज़ें हमारे समक्ष आई, जैसे कि ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको पता ही होगा कि तमाम प्रकार के जैसे कि वेदों के बाद में उपवेद भी आए हैं, जैसे शिल्प वेद, वास्तुकला जो आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में, धनुर्वेद युद्ध कला के बारे में बताता है, गंधर्व वेद संगीत कला के बारे में। ठीक है, इसी के अलावा सांख्य शास्त्र हो गया, दर्श 6 दर्शनों का विकास आपको पता होगा। ये सब जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। न्याय वैशेषिक षड्दर्शन आपको पता होगा, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं। षड्दर्शन का विकास हुआ। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि कई सारी चीज़ें होती गई हमारे समाज में आती गई। ठीक, तो वो चीज़ें, और एक 3 सूत्र मैंने बताया था, एक सूत्र और है आता है कभी कभी नाम आता है शुल्ब सूत्र का, यज्ञ और हवन कुंड से संबंधित है वो। ठीक है, जो कि स्रोत सूत्र में भी यज्ञ के बारे में बताया गया, लेकिन उसमें भी आकर के तो इसीलिए उसको मायने नहीं रखा जाता उतना। तो कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आप देखिएगा वेदों की टीकाएँ तमाम सारे ब्राह्मण ग्रंथ ने, मतलब ब्राह्मणों ने लिखा, जैसे कि ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, इन लोगों ने लिखे। प्रत्येक मतलब ब्राह्मण एक वेद से संबंधित होता है। ऐतरेय और जो है कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही सब चीज़ें पूछी जाती है। इसके बाद में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में भी मैंने बता दी तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है, अब क्या है भाई, अब आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न क्या आएगा कि सिंधु सभ्यता से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तार एवं तिथि निर्धारण कीजिए या बताइए। इसी ऐसे प्रश्न आपसे आएगा, तो उसमें आप आसानी से बता सकते हो। सिंधु सभ्यता के अवशेष आप पता होगा कि सिंधु नदी घाटी में, आजकल पाकिस्तान में जो पड़ता है, वहीं से प्राप्त हुए हैं। और इसका सिंधु जो सभ्यता है, आप देखिएगा विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर, ये सब जो है प्राचीन उन्नत सभ्यताओं हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है, भारतीय प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये मानी जाती है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि ये सभ्यता एक ऐतिहासिक महत्व रखती है अपने आप में। और खास करके 1921 ईस्वी का समय था। राय बहादुर साहनी जो थे, हड़प्पा नामक एक स्थान है, उस स्थान पर इस सभ्यता के कुछ अवशेष मिले, और उन्होंने पता लगा था राय बहादुर साहनी ने। इसके बाद में 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर की दूर स्थित एक मोहनजोदाड़ो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर प्राप्त किया। मोहनजोदड़ो सिंधु के लड़काना जिले के कराची से लगभग 300 मील उत्तर दिशा में स्थित मिलेगा आपको। इसके बाद में क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने योजना बनाई उस समय, और चूंकि जब ये था तो उस समय भारत पाकिस्तान अलग रही था, तो यानी भारतीय सभ्यता ही हुई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने क्या किया, उस समय अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, और उसके बाद में क्या हुआ कि खनन प्रारंभ हुआ सिंधु नदी की घाटी में। और वहीं पर सर्वप्रथम आप देखिएगा तमाम प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई, और मार्शल महोदय ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। जो है ये बात ध्यान रखिएगा, विद्वान है मार्शल, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिंधु सभ्यता इसको कहा, चूँकि सिंधु नदी, इंडस जो वैली है, इन सिंधु की घाटी, सिंधु नदी, इसी की वजह से सिंधु सभ्यता बोला गया। आपको पता होगा सिंधु सभ्यता का विस्तार की अगर बात की जाए तो बहुत जगहों तक आप देखिएगा, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, सिंध में आप देखिए चंदहुदड़ो, कोटदीजी, इन सभी स्थानों पर। पंजाब में आप देखिएगा रोपड़, संधोल में, हरियाणा में, राज्य में, अब मतलब भारत में राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और कौसाम्बी तक, गुजरात में रंगपुर और लोथल, जो है सुतका गंडोर,
और मालवड़, इन सभी स्थानों पर आप देखिएगा अलग अलग स्थानों पर फैला हुआ था। यानी पाकिस्तान और भारत दोनों में आप देखिएगा इस सभ्यता का विकास है। कालीबंगा वगैरह आप तो सभी को पता होगा, राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये 2 टीले प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी खोज 1942 में हुई थी, स्टाइन महोदय ने करी थी। लोथल हो गया, ये भी एक जगह था, अहमदाबाद से 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ये सब चीज़ें हमको मिलती गई। कुल मिलाकर के आप देखिएगा सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कुल मिलाकर के 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का अगर विस्तार देखा जाए तो 1100 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किए हुए था। सिंधु सभ्यता छोटी सभ्यता नहीं थी, बड़ी ज़बरदस्त सभ्यता थी। इसके बारे में ओके, मार्शल महोदय तो सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में बताते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है ये रहा होगा। जबकि मैके महोदय कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व रहा होगा। धर्मपाल अग्रवाल कहते हैं कि कार्बन 14 की पद्धति से इन्होंने पता लगाया कि सिंधु सभ्यता का जो समय था वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व था। इस प्रकार से सबसे लास्ट में आते हैं व्हीलर महोदय। उन्होंने कहा कि तमाम प्रकार के साक्ष्य उस समय तक आ चुके थे। इन्होंने कहा कि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व जो है माना जा सकता है सिंधु सभ्यता का जो समय काल है। और कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से मतभेद तो है इस तिथि निर्धारण में, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीनतम सभ्यताओं में अग्रणी स्थान रखती है। और इसके अलावा यहाँ की सभ्यता ऐसी थी कि जो कि आज का आदर्श भी प्रस्तुत कर सकती है, ऐसी सभ्यता थी। नाली ढकी हुई हुआ करती थी और सभी जो सड़कें होती थी समकोण पर आपस में काटा करती थी। कुल मिलाकर के आप देखिएगा सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले खोज हुई थी 1878 में कनिंघम ने किया था। ठीक है, हड़प्पा के टीले का पता लगाया था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, इन लोगों ने हड़प्पा जो है जो खास करके बात की जाए जैसे जो है दयाराम साहनी की तो 1921 ईस्वी में, जबकि 1922 में राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रकार से उन्होंने 1921 में, और 1922 में राखालदास बनर्जी ने आप देखिएगा मोहनजोदड़ो इस सभी खुदवाई वगैरह करवाई। तो इस प्रकार से चीज़ें होती गई आगे चल करके, आपको पता होगा। अब चर्चा हम करेंगे नगर विन्यास इसका। एक प्रकार से आप देखिए नगरों का निर्माण दुर्ग के रूप में किया जाता था। पूरब में नगर तथा पश्चिम में चतुर्भुज आकार की गढ़ी बनाई जाया करती थी जो कि नगर के समानांतर हुआ करती थी। गढ़ी जो होती थी वो पूरब से पश्चिम 200 से 300 गज होती थी, उत्तर से दक्षिण में 400 से 500 गज हुआ करती थी। इस प्रकार से ऊंचाई जो होती थी 40 फुट के आसपास हुआ करती थी। चारों ओर घेरा होता था 3 मील का लगभग। ठीक, तो इस प्रकार से चीज़ें बनाई जाती थी ताकि कुछ दिक्कत ना हो और चढ़ाई वगैरह मतलब हर प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। परिखा, प्रकार, वप्र, द्वार, अट्टालक, महापथ, प्रसाद, कोष्ठाकार, सभा, चत्वर, बीथी, जलाशय, ये तमाम प्रकार के जो है चीज़ें बनाई जाती थी एक जो है नगर बसने में। आप देखेंगे एक चबूतरा हुआ करता था दुर्ग के अंदर, लगभग 20 फुट ऊंचा चबूतरा बनाते थे। मिट्टी और कच्ची ईंटों का बना हुआ करता था। उसमें जल भरा हुआ करता था। ठीक है, नदी जल से भरी हुआ करती थी, वहीं पर आती थी। तो इस प्रकार से कई सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और इस प्रकार से कई सारी चीज़ें थी इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा वैदिक संस्कृति तो आपको पता ही होगी सारी चीज़ें। वैदिक संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया क्या, वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आप देखिएगा वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सिंधु सभ्यता के कई सारे पतन के कारण है। मोहनजोदड़ो में भी आप देखिएगा उसमें तो बाढ़ की वजह बताते हैं। तो जल मतलब कि बाढ़ का कारण एक होता है, एक जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, एक आर्थिक विघटन हुआ, एक बाह्य आक्रमण हुआ होगा या संक्रामक रोग फैला होगा। इस प्रकार से अभी तक पता नहीं कि किस तरीके से उसका वो चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी जो है मैंने इतना बता दिया, इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपके लिए। अब मैं चर्चा करूँगा किसी दिन, जब चर्चा करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता पर। वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके काल निर्धारण पर प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है, आसानी से आप कर पाएंगे। तो वैदिक संस्कृति आपको सभी को पता होगा प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड रहा है ये, और ज़बरदस्त तरीके से आप देखिएगा वेद जो हैं आप देखिएगा उनको आपौरुषीय कहा जाता है, क्योंकि वेद जो है इसको किसी ने लिखा नहीं है। आपको पता, बहुत लोगों को ये भ्रम होगा आप लोगों में से कि वेदों को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वेदव्यास जी ने इनको नहीं लिखा है। आपको मैं बता दूं कि जो वेद है ना, ये वेद शब्द जो है वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है क्या, ज्ञान। और प्राचीनता और महानता के कारण से वेद जो है बहुत ज़्यादा महान है और मानव रचित नहीं है। इसको ईश्वर के द्वारा दिया हुआ माना जाता है, अर्थात ईश्वर प्रदत्त है ये।
इसको मनुष्य ने नहीं लिखा, इसीलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है। ठीक है, वेद किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है, किसी काल में नहीं लिखा है। आप देखिएगा समय समय पर ऋषियों ने क्या किया है, एक दूसरे को हस्तांतरित करा, यानी कि इसमें आप देखिएगा वेद जो थे ये लिखी हुई प्रति नहीं थी, बाद में आकर के लिखी गई है। आप देखिएगा वेद जो थे ये याद करवाए जाते थे। क्या होता था, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब जो ब्राह्मण हुआ करते हैं, शुक्ल 3 जो है वेदों के ज्ञात, तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। इसी प्रकार से त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता। तो आप देखिएगा कि ये सब आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे ये लोग एक ऋषि दूसरे ऋषि को बता देते थे कि हाँ भाई वेद में चीज़ें हैं, याद कर लेते थे। एक वेद तुम याद करोगे, एक तुम याद करोगे, ये ऋचा तुमको चाहिए याद करनी, ये ऋचा तुमको, यानी कि ये जनश्रुति है। जनश्रुति बोल रहा हूँ, ये श्रुति है। वेद को इसलिए श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये सुन करके लोगों ने याद किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने लिखा, नहीं। तो वैदिक जो है वेद की प्राचीनता बहुत शुरुआत से है, सबसे प्राचीन है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद को 1000 ईसा पूर्व माना है। जैकोबी महोदय की बात किया इन्होंने, ध्रुव नक्षत्र की स्थिति के अनुसार वेदों का रचना काल जो बताया 1500 ईसा पूर्व माना है। मैकडोनल ने जो है बोगस कोई शिलालेख को प्रमाण और आधार मान करके वेदों के सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद जो है उसको 1300 ईसा पूर्व के रचना लगभग माना कि इस समय रचना हुई होगी। इसके अलावा विंटर नित्य का मत है कि वेदों की रचना महात्मा बुद्ध से 1000 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध से 1000 साल पहले जो है वेदों की रचना हो चुकी थी। तो इस प्रकार से मतभेद है लोगों में। कुल मिलाकर के ऋग्वेद होमर तथा ओल्ड टेस्टामेंट से भी प्राचीन माना जाता है। ये पुस्तकें हैं खास करके, इनसे बहुत प्राचीन है। और खास करके वेद के जो अंश हैं उपनिषदों के रूप में आते हैं। पाइथागोरस तथा प्लेटो से पहले ही आप देखिएगा वेदों में उपनिषदों की ये सब रचनाएं हो चुकी थी। कुल मिलाकर के वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वैदिक संस्कृति बड़ी ज़बरदस्त संस्कृति थी। और कुल मिलाकर के आप इसको 2500 ईसा पूर्व मान सकते हो। ठीक है, वैदिक युग की प्राचीनतम तिथि जो मान सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता की अंत के बाद से वैदिक संस्कृति की शुरुआत हम मान सकते हैं अगर देखा जाए तो। कुल मिलाकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का जो काल आप मान सकते हो ये वैदिक युग रहा है। वैदिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। एक वैदिक काल से पहले यानी पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल यानी जो है वैदिक काल के बाद में। आप देखेंगे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद तो प्राचीन ही सबसे। तो कुल मिलाकर के ये वेद हैं। इसमें पारिवारिक जीवन के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें, मनोरंजनात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया है। भोजन कैसे प्राप्त हो ये बताया गया है। वेशभूषा कैसे हो, ठीक है, प्रसाधन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, ऊनी वस्त्र, रंग बिरंगे कपड़े, ये सभी पहना करते थे लोग। वेद जो है जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, वेशभूषा साधारण थी इन लोगों की। तो कुल मिलाकर के और भी औषधियों का ज्ञान था इनको। चिकित्सक हुआ करते थे बड़े बड़े यहीं पर। ठीक है, शल्य चिकित्सा में माहिर थे। ऋग्वेद में सारी चीज़ें बताई गई उसमें। और इसके अलावा शिक्षा भी बहुत ज़बरदस्त थी इन लोगों की। इसके अलावा जाति प्रथा भी इसमें थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी। सॉरी, इसमें क्या था कि जाति प्रथा के बारे में, वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था या नहीं था, इसमें विद्वानों में मतभेद है। या कह देना कि था तो फिर दिक्कत है। वैसे विद्वान कीथ प्रमुख हैं इसमें, जिन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त को आधार बना करके कहा कि जो है तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था मतलब व्याप्त थी रही होगी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ऐसा मानते हैं कीथ महोदय। ओके, बात ध्यान, चूंकि पुरुष सूक्त में कहा गया कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से निकला, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। किसके? तो जो है एक प्रकार से एक जो है वर्ण व्यवस्था में एक विराट पुरुष है यानी ब्रह्मा जिसको कहा जाता है। तो मतलब ब्रह्मा जी जो थे यानी ब्रह्मा जी जो आपको देख रहे होंगे, उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उनके भुजाओं से क्षत्रिय की, उनके पेट से जो है वैश्य की उत्पत्ति यानी जो है जो वैश्य लोग हैं उनकी, और शूद्रों की उत्पत्ति उनके पैर से ब्रह्मा जी की। तो एक प्रकार से हर एक अंग का अपना एक ज़बरदस्त महत्व है। बिना पैर के कोई नहीं रह सकता है, बिना हाथ के, बिना सर के और बिना पेट के, यानी सभी का अपना अपना महत्व है और अपने अपने जगह पर। इस आधार पर आप देखिएगा मुखमंडल ब्राह्मण यानी कि एक श्लोक भी है, ब्राह्मण वस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजाता। ब्राह्मण वस्य मुखामासीद, ब्राह्मण मुखमंडल से उत्पन्न हुआ।
ब्राह्मणों से मुखामासित बाहु राजन्य करता, यानी कि भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। चूंकि रक्षा करने का काम इनके ऊपर था। ब्राह्मण का चूंकि मुखमंडल से उत्पत्ति, इसलिए चूंकि इनका अध्ययन अध्यापन करने का काम इसके आधार पर हुआ। इसके अलावा उरु तदस्य वैश्या, यानी कि उर माने होता है उदर माने पेट, पेटों से उत्पत्ति इसलिए चूंकि पेट पालन का काम कौन करता है, वैश्य लोग करते हैं। शूद्र चूंकि एक प्रकार से सभी को, यानी इन सभी टिके किस पर हैं, पैरों पर टिके हुए हैं। अगर पैर ना होते तो कहाँ पर जाते, यानी कि आप समझिए कि सभी का अपना एक महत्व है। और जो लोग, कुछ लोग ये करते हैं कि शूद्र का कोई स्थान है, बिल्कुल जबरदस्त स्थान है शूद्रों का। पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि हाँ भाई पैर सभी लोग छूते हैं, सभी का जा करके पैर छूने की प्रथा। तो आप ये बोलिए कि तो एक प्रकार से ये भी एक बड़ी टेक्निक थी कि सामंजस्य बैठा करके उस समय लोग, वैदिक काल समाज के लोग चला करते थे। आज वही सामंजस्य टूट रहा है। लगातार लोग एक प्रकार से मतलब धर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब गड़बड़ चीज़ें हैं। आप आसानी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने व्यक्तित्व पर फोकस करें और अपने जो अच्छाई है धर्म की उस पर फोकस करें। बुराई तो हर एक धर्म में होती है, 4-5% बुराई है। उन्हीं बुराइयों को लेकर के जब आप कोई उंगली उठाते हो धर्म पर तो फिर दिक्कत की बात है। फिर कोरोना जैसी महामारी या तमाम प्रकार की जो है बाढ़ का सामना करना हुआ, या नाना प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न हो रही, ये सब कहीं ना कहीं पे धर्म के साथ खिलवाड़ जब लोग करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, धार्मिक लोग भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर दिक्कत की बात होती है। जाति तमाम सारी बन जाती हैं, नए नए ग्रुप्स खोल लिए जाते हैं। हर जाति अपने आप को उच्च समझती है, हर जाति अपने आप में दबंग है, हर जाति अपने आप एक प्रकार से कि हम ही सब कुछ हैं, जो कुछ हैं और कोई नहीं है। ये समझो कि हम तो हैं लेकिन दूसरा भी है, दूसरा है तभी हम हैं तभी दूसरा है। इस प्रकार की भावना जब आएगी तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी हर चीज़ होगा। तो वैदिक संस्कृति जबरदस्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा महाकाव्य युग आता है। उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा यज्ञ वगैरह भी हुआ करते थे, दर्शन, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, कई सारी चीज़ें होती थी। देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। एक तो स्वर्ग के देवता थे जैसे घोष, वरुण, सूर्य, सावित्री, ये सब वैदिक काल में प्रचलित देवता हैं। अदिति, उषा, ठीक है, वायुमंडलीय देवता हुआ करते थे। इंद्र, रुद्र, मरुद। इंद्र में आप देखिएगा इंद्र जो थे वो सामान्य ऋग्वेद में एक प्रकार सबसे शक्तिशाली देवता माना गया इंद्र को। वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली ये सब दिया करते थे। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा हर प्रकार से चीज़ें होती थी। और आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब घोष में आ जाते थे, धौस में, ठीक है। वरुण जो होते थे जल के देवता हुआ करते थे। सूर्य तो आपको पता होगा अंधकार मिटाने, यानी कि प्रकृति पूजा रही होगी, ठीक है, मतलब रही थी। रुद्र, मरुत, वायु, सोम, पृथ्वी, तमाम प्रकार की चीज़ें हुआ करती। धार्मिक दर्शन भी उस समय तमाम सारे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि कृषि, पशुपालन, आखेट यानी शिकार, छोटे छोटे उद्योग भी, व्यापार, वाणिज्य भी का विकास ये सब हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन आते आते आप देखिए पारिवारिक जीवन में सुधार आ चुका था। मनोरंजन, भोजन और पेय में दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूँ इन सभी के विकास हो चुके थे, सरसों के, ठीक है, सब दाने प्राप्त। तो ये सब कुल मिलाकर के आप देखिएगा जाति प्रथा भी आ चुकी थी। इस प्रकार से क्या हुआ, स्त्री और विवाह की दशा भी कुछ एक प्रकार से अच्छी रही होगी, कुछ स्थान पर रही। मैत्रेय और इसके अलावा तमाम प्रकार की गार्गी, मैत्रेय ये सब स्त्रियों की स्थिति मतलब अच्छी थी उस समय, चूँकि इनके भी हमको ज्ञान चीज़ें मिलती हैं। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह एवं स्त्रियों की दशा, हर चीज़ थी। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा। और इसी प्रकार से महाकाव्य युग में भी आपसे पूछा था कि महाकाव्य युग से आप क्या समझते हैं, महाकाव्य युग की संस्कृति का उल्लेख कीजिए। तो उस समय आप उसकी वर्ण व्यवस्था बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था के बारे में बता सकते हो। 4 आश्रम हुआ करते हैं, आपको पता होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है। 0 से 25 तक वर्ष जो होता है ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से लेकर के 50 तक वर्ष जो होता है उम्र का, ये गृहस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ माने होता है जंगल की ओर जाना। 50 के बाद में व्यक्ति जो होता है अपने जो ज्ञान होता है उसके अंदर जो अनुभव किया होता है गृहस्थ का, वो बांटता है लोगों में, यानी जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है। और संन्यास 75 के बाद में जब बचता है तो वो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था बताई गई। इसी प्रकार से स्त्रियों की दशा की अगर बात की जाए वैदिक काल में, महाकाव्य युग में, तो महाकाव्य युग में आप देखिएगा जो है 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन इसी युग में हुआ था, महाकाव्य युग में ही आप देखिएगा। नियोग प्रथा है किसी युग में आप देखिएगा। पति से संतान की प्राप्ति ना होने पर देवर अथवा किसी अन्य पुरुष के साथ संपर्क से संतान की प्राप्ति हो सकती थी, यानी दूसरा विवाह कर सकते थे अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो।
इस कंडीशन में, या आपकी स्त्री मर जाए तो इस कंडीशन में। समाज में एक ज़बरदस्त तरीका था विवाह, आप देख बाल विवाह इस युग में नहीं हुआ करते थे, बाल विवाह नहीं हुआ करता था, ठीक। ये सब नहीं। राज परिवार में आप देखिएगा बहु विवाह का भी रीति रिवाज था, राजा लोग 2-3 पत्नियां रखते थे, ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक। क्योंकि जब संतान नहीं उत्पत्ति होती थी तो 2-3 पत्नियां रखने का एक प्रकार से उनको अधिकार हुआ करता था, ताकि राज्य शक्तिशाली हो सके, मजबूत हो सके, इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। ओके, इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर स्त्रियों का जो स्थान था वो सामान्यतः ऊंचा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। इस प्रकार से कहीं कहीं पर स्त्रियों की निंदा भी आपको दिखाई पड़ेगी, परंतु ऐसा प्रेम में असफल व्यक्तियों के द्वारा ही किया गया है। जो लोग प्रेम में असफल हो गए थे, जिनको धोखा मिल चुका था प्रेम में, वो लोग बुराई करते हैं। बाकी महाकाव्य काल में भी कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था, स्त्रियों को बुराई की जड़ माना जाता था, कन्याओं की शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया गया था। राज परिवारों को छोड़कर स्त्रियों को पर्दे में रहने का एक प्रकार से था, स्वतंत्रतापूर्वक घूम जो है सकती थी, ये सब मतलब की बातें थी कि स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती थी, लेकिन घूंघट थोड़ा मतलब कि एक प्रकार थोड़ा सा पर्दा जरूर करना चाहिए था। ये सब चीज़ें, समारोह उत्सव में भाग ले सकती थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मंदिर में प्रवेश कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये सब चीज़ें थी उस समय। शिक्षा के बारे में आप देखिएगा, शिक्षा बहुत ज़बरदस्त थी इस काल में भी, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं। और प्रथम गुरु के यहाँ जाकर के द्वितीय गुरु को अपने घर बुला करके, तीसरा था कि स्वयं ही अध्ययन कर लें। 3-4 प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी। आप देख ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और खास करके आप देखते हैं जो है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनावय माता, गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी। खास करके जब आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा होता है तब आप गुरुकुल में रहते थे, और उस समय तक आप देखिएगा 25 साल तक, उस समय तक आप गुरुकुल में पढ़ा करते थे, उसके बाद में फिर आया करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी, यानी कि आपका जो गृहस्थ आश्रम है आपकी शादी से प्रारंभ होता है। शिक्षा जब भी समाप्त हो गई, जरूरी नहीं कि 25 साल तक, लेकिन जब भी समाप्त हो गई तो आपको घर पे भेज दिया जाता था कि अब जाओ, नहीं गुरुकुल में रह करके ही पढ़ना, माँ बाप से अपना नाता तोड़ लेना था उस समय तक, ठीक। ये चीज़ें हुआ करती थी। आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, कृषि हुआ करती थी, पशुपालन भी था, और स्किल भी थी, यानी कला कौशल से मिट्टी का बर्तन बनाना हुआ, कुम्हार लोग बनाते थे, एक प्रकार से लुहार लोग वो चीज़ें बनाते थे, सुनार मतलब एक प्रकार सुनार नहीं थे उस समय लगभग, ठीक है, लेकिन और चीज़ें थी जो कि एक प्रकार सारी चीज़ों का विकास होता, जो है कपड़ा वगैरह बनाने के लिए लोग हुआ करते थे, ये सब चीज़ें थी। कोई जो है एक प्रकार से घुड़सवारी में माहिर था, कोई भाला तलवार चलाने में, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। वेशभूषा भी आप देखिएगा, आभूषण में आप देखेंगे जैसे नूपुर, चूड़ामणि, कुंडल, चूड़ी, मुक्ताहार, ये सब आभूषण हुआ करते थे। स्त्रियां लोग इससे सजा करती थीं। सोने और चांदी के आभूषण होते थे, नग मोती का विकास था, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती थीं। महाकाव्यकालीन में आप देखिएगा कई सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में हमको देखना है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का जो उदय हुआ है, जो विकास हुआ है, वो कैसे कैसे हुआ, आप सभी को पता होगा। जितनी भी जैसे सुमेरियन सभ्यता के साहित्य में आप देखेंगे, बेबीलोनियन सभ्यता का साहित्य थोड़ा सा आपको देख लेना, यानी प्राचीन विश्व की सभ्यता का विकास जो हुआ है खास करके, वो कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हमको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता खास करके आपको पढ़ लेना है। और हम्मुराबी और जो है कन्फ्यूशियस, ये दो व्यक्ति हैं, बड़े फेमस हैं, इनके बारे में आपको जान लेना है। इस प्रकार से आपका ये समाप्त हो जाएगा आपका एंसेंट हिस्ट्री का। तो इतना लगभग जो मैंने बता दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होंगी कुछ बातें, तो इतना जरूर पढ़ लीजिएगा आप। मतलब ये वीडियो तो देख लिया, कुछ जानकारी आपको जरूर यहाँ से मिली होगी। इसके बाद में जो वीडियोज़ आपकी आएगी वो सेमेस्टर वाइज जो प्रक्रिया है उसके तहत मैं जो है आपकी क्लासेस चलवा रहा हूँ। 2022 के आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको कुछ जानकारी वहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, जिसके तहत आप अपनी परीक्षा दे सकते हो। 2022 का जो महासंग्राम वीडियो है और मॉडल पेपर, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। ये मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। और जितने सब्जेक्ट के आप देख रहे हो, सभी सब्जेक्ट के आप एक बार जरूर जो 2022 का मॉडल पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर वालों, ध्यान सुनिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य सब्जेक्ट के साथ। और कौन सब्जेक्ट का आपको चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपनी डेट डाल दीजिएगा कितनी तारीख को हमारा है सर, तो थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको एक प्रकार से इस प्रकार की वीडियोस दे दूंगा, ताकि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो आप एक बार जरूर उसको तैयार कर, मतलब कि एक बार अपना टॉपिक्स, जो आपका टॉपिक्स यानी कि टॉपिक्स नहीं, आप जो आप मतलब कि आपका जो पेपर किस दिन है, मतलब कि वो पेपर की डेट आप एक बार जो है लिख दीजिएगा। जिस दिन आपका पेपर होगा उसी हिसाब से थोड़ा सा पहले मैं उसको देने का प्रयास करूँगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।